1.3 आयरन एज सिविलाइजेशन। अब चलिए हम लोग आयरन एज सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। आयरन एज began about 3000 years ago when it came to be produced on a large scale and its use became common। आयरन एज जो है वो 3000 साल पहले आई। उसका प्रारंभ 3000 साल पहले हुआ जब बहुत ही बड़ी मात्रा में लोहा का उत्पादन होने लगा और यह एक आम इस्तेमाल करने की चीज बन गई। लोग इसे अपने जीवन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। इट वॉज मच चीपर एंड स्ट्रॉन्गर देन कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तांबा और पीतल से यह काफी सस्ता था और काफी मजबूत था। सो द यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स enabled our forefathers to clear forest and to reclaim lands for the extension of cultivation। तो आयरन से बना हुआ, लोहा से बना हुआ जो उपकरण होता था, जो हथियार होता था, वो सब का इस्तेमाल करते थे हमारे फोर फादर्स, हमारे पूर्वज। क्या करते थे वो लोग? जंगलों को साफ करते थे और खेती करने के लिए वहां पे जमीन का इस्तेमाल करते थे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दस इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। तो इससे क्या हुआ? खेती से जो उत्पाद हुआ वो बहुत ज्यादा बढ़ा। This brought radical changes in the social and economic life of the people। तो इसके वजह से लोगों का सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफी बदल गया। The use of iron had a great impact on transport and communication। अब यातायात में और संप्रेषण, बातचीत में लोहा का जो इम्पैक्ट हुआ, यूज जो हम लोग लोहा इस्तेमाल करने लगे, ये बहुत ज्यादा असर छोड़ा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में। आयरन रिम्स एंड स्पोक्स वर यूज्ड इन व्हील्स टू मेक देम स्ट्रॉन्गर। चक्कों में लोहा से बना हुआ रिम और स्पोक लगाने लगे लोग, जिससे वो चक्का और मजबूत हो गया। आयरन नेल्स एंड शीट्स वर वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग बोट्स एंड शिप्स। आप देखिए, लोहा से नेल और शीट्स बनता था जिससे हम लोग नाव बनाते थे, जहाज बनाते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड। व्यापार, लेन देन बहुत ही बढ़ा। दिस ट्रेड बॉट प्रॉस्पेरिटी। अब इससे क्या हुआ? लोगों का जो जीवन हुआ, जीवन स्तर बहुत अच्छा हो गया, लोग सफल होने लगे। न्यू वेपन्स ऑफ वॉर लाइक द यूज ऑफ लॉन्ग हैवी स्वॉर्ड, सैबर, आयरन शील्ड, स्पीयर, लैंस चेंज्ड द मेथड ऑफ वॉरफेयर। अब नए नए तरह के हथियार बनने लगे, बड़े बड़े तलवार बनने लगे, भाले बनने लगे, जिससे लड़ाई का तरीका ही काफी बदल गया। द आयरन एज वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस। अब आयरन एज जो था उसमें जो यह एक ऐसा भी समय था जब लोगों का इंटेलेक्चुअल विकास हुआ। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? ज्ञान का, बुद्धि का विकास हुआ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज द बिगनिंग ऑफ अल्फाबेट्स। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ, या आप कह सकते हैं आरंभ हुआ विकास में, वो हुआ अल्फाबेट बना। जैसे अभी हम लोग ए बी सी डी, हिंदी में क ख ग घ इस्तेमाल करते हैं। दिस रिप्लेस द ओल्ड पिक्टोग्राफिक स्टाइल ऑफ राइटिंग अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी रेड इन द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड चाइना। अब पहले क्या होता था? ब्रॉन्ज एज में पिक्चर से लोग लिखते थे, इजिप्ट में, मेसोपोटामिया और चाइनीज सिविलाइजेशन में। तो इससे ये रिप्लेस हो गया। अब लोग अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते थे। The civilization that flourished during the Iron Age were Greece, Rome, Persia and India। अब आयरन एज के समय जो सभ्यताएं बहुत ज्यादा विकसित हुई वह कहाँ की थी? ग्रीस, रोम, पर्शिया और इंडिया, भारत। They were much more advanced than the earlier civilization। अब जो पहले के सिविलाइजेशन थे उनसे और ज्यादा एडवांस ये हो गए। Let us now read about them in some detail in this section। अब आइए इस सेक्शन में इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। 1.3.1 ग्रीक सिविलाइजेशन। सबसे पहले आइए ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन ग्रीस मोर देन 2000 ईयर्स अगो। 2000 साल पहले ग्रीस में ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक सभ्यता में बहुत ही विकास हुआ। देयर अरोज मेनी इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स which developed a remarkable system of government। अब बहुत सारे इंडिपेंडेंट शहर बनने लगे, राज्य बनने लगे, और वो लोग सरकार में बहुत ज्यादा बदलाव किए और बहुत ही अच्छा विकास हुआ।
The development of city was a unique feature. City state was a unique feature of Greek civilization. अब जो सिटी स्टेट का विकास हुआ वो बहुत ही यूनिक फीचर था, विशेषता थी ग्रीक सभ्यता की. Each city was enclosed by a wall of for protection. हर एक शहर के बाहर एक दीवार होती थी, उसको बचाए रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए. Inside the city there was a fort called Acropolis which was situated on the hilltop. अब शहर के अंदर एक फोर्ट बनता था, एक जिसको क्या कहते थे, एक्रोपोलिस कहते थे. फोर्ट क्या होता है? फोर्ट होता है किला, जो कि हिल जो होता है उसके ऊपर में एकदम बनता था. ठीक है, पहाड़ के ऊपर में. अमंग द ग्रीक सिटी स्टेट्स द मोस्ट फेमस वर एथेंस एंड स्पार्टा. अब देखिए, जो ग्रीक का सिटी स्टेट्स था उसमें सबसे ज्यादा फेमस एथेंस और स्पार्टा था. एथेंस वॉज रिच एंड कल्चर्ड. अब एथेंस जो थे वो अमीर थे और बहुत ही सभ्य थे. एथेनियन सिटीजन इंक्लूड राइटर्स, फिलोसोफर्स, आर्टिस्ट एंड थिंकर्स. अब जो लोग एथेंस में रहते थे उनको एथेनियन कहते थे. तो एथेनियन लोग लेखक होते थे, फिलोसोफर्स होते थे, आर्टिस्ट होते थे, थिंकर्स होते थे, तो वो लोग सोचते थे. The society was based on slave labor, but the citizens enjoyed a democratic form of government. जो समाज था उसमें गुलाम होते थे लोग जो काम करते थे. ठीक है, और जो लोग रहते थे वो लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहता था, सरकार वो लोग चुनते थे. यू विल रीड अबाउट डेमोक्रेसी इन डिटेल इन द लेटर लेसन. अब इस पार्ट में आगे आप डेमोक्रेसी के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे. Sparta was like an army camp where everyone was expected to obey the superiors. अब स्पार्टा एक आर्मी कैंप जैसा होता था जहां पे जो सुपीरियर है लोग ये मानते थे कि सुपीरियर जो बोलेगा वही करना है. स्पार्टा हैड द बेस्ट आर्मी इन ग्रीस. स्पार्टा जो थे उनके पास ग्रीस का सबसे बढ़िया सैन्य बल आर्मी था. ट्रेनिंग इन वॉरफेयर वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर. अब लड़ाई के समय कैसे लड़ना है, क्या करना है, उसका जो ट्रेनिंग होता था, शिक्षा होता था, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, वह सिखाया जाता था. देयर वॉज कंसिडरेबल राइवलरी बिटवीन द एथेंस एंड स्पार्टा. इस एथेंस और स्पार्टा के बीच में बहुत ज्यादा दुश्मनी थी. बट दे फॉट साइड बाई साइड टू ड्राइव ऑफ द माइटी पर्शियंस आर्मी ऑफ डारियस वन एंड जर्जेस who tried to conquer Greece. लेकिन वो लोग एक साथ लड़ाई किए. किसके खिलाफ? पर्शियंस आर्मी. किसका था? डोरिस वन और जर्जेक्स, जो लोग ग्रीस पर कब्जा करना चाहें. अंडर पेरिकल्स एथेंस एंजॉयड अ गोल्डन एज. जब पेरिकल्स थे तो एथेंस का सबसे गोल्डन एज, सबसे अच्छा समय माना जाता है. बट अ लॉन्ग वॉर बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा कॉल्ड द Peloponnesian War, which lasted for 27 years, resulted in the defeat of Athens. लेकिन एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो लंबी चली लड़ाई थी, जो कि 27 साल तक चली, जिसको पेलोपोनेशियन वॉर कहा जाता है, उसमें एथेंस हार गए. Do you know that the ancient Greece had the distinction of being called the birthplace of Western civilization? क्या आपको पता है जो प्राचीन ग्रीस है उसको कहा जाता है कि यहां पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता का जन्म हुआ था. दे वर पाइनियर्स इन आर्ट एंड लर्निंग, साइंस, लिटरेचर एंड स्कल्पचर. वो लोग आर्ट एंड लर्निंग में, विज्ञान में, लिटरेचर में, स्कल्पचर में वो लोग बहुत ही महान थे, उनको महारत हासिल थी. सोक्रेट्स, प्लाटो एंड एरिस्टल वर ग्रेट फिलोसोफर्स हुज वर्क आर स्टडीड इवन टुडे. आज भी हम लोग सोक्रेट्स के बारे में, प्लाटो के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में, वो लोग बहुत ही बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे, उनके बारे में और उनके लिखे हुए चीजों के बारे में आज भी हम लोग पढ़ते हैं. हेरोडोटस एंड थर्सिडाइट्स वर फेमस हिस्टोरियंस. हेरोडोटस और थर्सिडाइट्स बहुत ही महान और जाने माने इतिहासकार रह चुके हैं. आर्किमिडेस, एरिस्टाकस एंड डेमोक्रिटस वर ग्रेट साइंटिस्ट. विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे वैज्ञानिक भी थे. आर्किमिडेस, एरिस्टाकस एंड डेमोक्रिटस, ये लोग. फिर एसिलस, सोफल्स एंड
एरिस्टोफेंस व ग्रेट ड्रामाटिस्ट, ड्रामा के लोग भी थे. होमर वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस एपिक्स लियाड एंड ओडिसी. तो उस जमाने में जो ग्रीस के लोग थे वो लोग बहुत ही महान थे, वो लोग बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही विद्वान थे. द ग्रीक्स हैड ऑल्सो हैड ग्रेट नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर. अब आर्किटेक्चर में भी उन लोगों को बहुत जानकारी थी. उन लोग के द्वारा बनाई गई जो इमारतें हैं वो बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी. दे बिल्ट मैनी ब्यूटिफुल टेम्पल्स एंड पैलेसेस. वो बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हैं, बहुत ही सुंदर वो लोग महल बनाए हैं. आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? वास्तुकला, घर बनाने की कला. द ग्रीक्स बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स. अब जो ग्रीस हैं वो लोग बहुत भगवान पर विश्वास रखते थे, बहुत तरह के भगवानों पर उनका विश्वास होता था. ईच सिटी हैड इट्स ओन प्रोटेक्टर, गॉड एंड गॉडेसेस. हर एक शहर का अपना भगवान और मतलब देवी देवता होते थे. द गॉड्स वर बिलीव टू लिव इन ऑन माउंट ओलंपस. अब ये माना जाता था कि माउंट ओलंपस में भगवान रहते थे. द ओलंपिक गेम्स first recorded in 776 BC was held every 4 years at a place called Olympia. अब ओलंपिक गेम्स जो कि सबसे पहले 776 BC में हुआ था वो हर 4 साल में एक जगह है ओलंपिया नाम का, वहां पे होता है. स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक इवेंट्स वर हेल्ड टू ऑनर ज्यूस द किंग ऑफ गॉड्स. अब उस समय खेल स्पोर्ट्स होता था, एथलेटिक इवेंट्स होते थे, किसको ऑनर करने के लिए? जूस को. जूस कौन? भगवान का राजा माना जाता था, द किंग ऑफ गॉड. द ग्रीक टाउन्स वर द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब जो ग्रीक के जो कस्बे होते थे वो सेंटर होते थे जहां पे संस्कृति और आर्थिक लेन देन होता था. द फार्मर्स मेनली ग्रू ग्रेप्स, ऑलिव्स एंड ग्रेन. अब जो किसान थे वो क्या? अंगूर का उत्पादन करते थे, ऑलिव्स का उत्पादन करते थे, अनाज का उत्पादन करते थे. वाइन एंड ऑलिव ऑयल वर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स. अब शराब, वाइन जो कि ग्रेप से बनता है, ऑलिव ऑयल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सामान थे उस समय. द ग्रीक्स एट वन टाइम ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड वास्ट एम्पायर्स. एक समय में जो ग्रीस थे वो लोग बहुत ही बड़े बड़े राज्यों का स्थापना किए थे, वो लोग साम्राज्य बनाए थे. अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडोनिया, better known to the history as Alexander the Great, led his army out of Europe and conquered Syria, Mesopotamia, Egypt, Afghanistan, and even parts of Central Asia and northwestern India. अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडोनिया, जिसको लोग इतिहास में अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम से जानते हैं, वह अपने सेना के साथ यूरोप से बाहर जाके सीरिया, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया का कुछ भाग और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का कुछ भाग पर कब्जा किया, राज किया. दिस लेड टू द स्प्रेड ऑफ ग्रीक आइडियाज एंड लर्निंग. तो इससे क्या हुआ? जो ग्रीक का जो सोच था, जो पढ़ाई लिखाई था, जो लोग मानते थे, वो काफी दूर तक फैला. अलेक्जेंडर डाइड एट एन एज ऑफ 33 ओनली. अलेक्जेंडर जब 33 साल के थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी. आफ्टर हिज डेथ हिज एम्पायर ब्रोक अप इनटू स्मॉलर किंगडम्स. जब वह मर गए तो उनका जो साम्राज्य था वह छोटे छोटे राज्यों में बंट गया. लेटर ग्रीस वॉज कॉन्कर्ड बाय रोमन्स. बाद में जो ग्रीस है उसको कौन कॉन्कर कर लिया? उस पर कौन राज किया? रोमन्स. अब देखिए, रोमन्स पढ़े हैं तो उनके बारे में भी पढ़िए. 1.3.2 रोमन सिविलाइजेशन. In 510 BC, the Romans set up a republic on the city of Rome, which is on the river Tiber in central Italy. 1510 BC में जो रोमन्स थे वो लोग क्या किए? एक रिपब्लिक सेटअप किए. कहां पर? रोम के शहर में. रोम का शहर कहां है? सेंट्रल इटली, रिवर टिबर के बगल में. The Roman public was ruled by the Senate, which consisted of a group of elders called senators. अब जो लोग रोम में रहते थे उनको रोमन पब्लिक कहा जाता है. उनके ऊपर राज कौन करते थे? सेनाट. वो कौन होते थे? उसमें बुजुर्ग लोग होते थे जिनको सेनाटर्स कहा जाता है. They elected 2 councils each year to lead them. हर साल वो लोग 2 काउंसिल्स को चुनते थे
जो उन लोगों को राह दिखाएंगे, जो उनके नेता होंगे। बाय 200 बीसी रोम बिकेम द लीडिंग पावर ऑफ इटली। 200 बीसी बिफोर क्राइस्ट जो सन था, तब तक जो रोम है वो इटली में बहुत ज्यादा उनका ताकत हो गया था। इट वॉज एबल टू डिफीट राइवल्स लाइक कैर्थेज फॉर द कंट्रोल ऑफ द मेडिटेरेनियन वर्ल्ड। अब वो लोग इतने, उन लोग में क्षमता हो गई थी कि वो लोग अपने दुश्मन कैर्थेज को भी हरा दिए और मेडिटेरेनियन वर्ल्ड पे, दुनिया पे वो लोग का कंट्रोल हो गया। इन द अर्ली रोमन सोसाइटी देयर वर 3 क्लासेस ऑफ पीपल, द पैट्रिशियंस, एरिस्टोक्रेट्स, द प्लेबेयंस, कॉमनर्स एंड द स्लेव्स। अब देखिए, जब रोमन सोसाइटी का आरंभ हुआ तो वहां पे 3 क्लासेस के लोग होते थे। पहला एरिस्टोक्रेट्स, पैट्रिशियंस, दूसरा प्लेबियंस जो कॉमन लोग थे, और तीसरा गुलाम, स्लेव्स। रोमन इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन स्लेव लेबर। अब देखिए, रोमन इकोनॉमी था जो वो किसके ऊपर था, वो स्लेव लेबरर्स के ऊपर था, ठीक है। रिच रोमन्स ओन स्लेव्स, जो अमीर लोग थे वो लोग गुलाम रखते थे। These slaves were often trained for the gladiators fight, which was a fight between the slave and wild animals. अब ये जो गुलाम थे इनको बहुत बार ट्रेनिंग दिया जाता था कि ये ग्लैडिएटर फाइट में भाग लें। अब ग्लैडिएटर फाइट में क्या होता था, जो गुलाम है वो जंगली जानवरों के संग लड़ते थे। There were also frequent slave revolts in Rome. अब बहुत बार ऐसा भी हुआ कि रोम में जो गुलाम थे उनके रिवोल्ट्स हुए। रिवोल्ट्स का मतलब क्या, वो लोग विद्रोह किए। वन सच रिवोल्ट वॉज लेड बाय स्पार्टकस इन 74 बीसी। अब एक जो विद्रोह किया गया था 74 बीसी में, वो स्पार्टकस के द्वारा किया गया। ऑल्दो रोम वॉज अ रिपब्लिक, स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फॉट फॉर पावर। जूलियस सीजर वॉज वन such leader who got enormous power and became a dictator. अब देखिए, रोम जो है वो रिपब्लिक था, स्ट्रांग था, बहुत ही मजबूत था, और वहां पे बहुत ही अच्छे अच्छे नेता थे जो कि पावर के लिए लड़ते थे, ठीक है। लेकिन जूलियस सीजर एक ऐसा नेता बना जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत हो गया और वो एक डिक्टेटर बन गया। अब देखिए, डिक्टेटर क्या होता है। आप अगर भारत में रहते हैं तो आप डेमोक्रेसी में हैं, आपके पास बोलने का अधिकार है, आप सरकार चुनते हैं। लेकिन अगर आप डिक्टेटरशिप में होते तो जो राज कर रहा है भारत पे, या जिस शहर पे डिक्टेटरशिप होता है, जिस देश में डिक्टेटरशिप होता है, वहां पे जो राजा है वो जो बात बोलेगा वही लोगों को मानना होगा, चाहे राजा सही हो या गलत हो, उससे मायने नहीं करता है। इन 44 BC, सीजर वॉज मर्डर्ड एंड अ सिविल वॉर ब्रोक आउट। 44 BC में जूलियस सीजर का खून कर दिया गया और एक सिविल वॉर हो गया। आफ्टर द वॉर, ऑगस्टस सीजर बिकेम द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोम। लड़ाई के बाद ऑगस्टस सीजर वो रोम के पहले शासक बने। द रोम एम्पायर स्प्रेड टू 3 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। अब जो रोमन एम्पायर है वो 3 कॉन्टिनेंट में बढ़ गया, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में। डू यू नो दैट इट वॉज ड्यूरिंग द रूल ऑफ ऑगस्टस द ग्रेट प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट अपीयर्ड। क्या आपको पता है कि जब ऑगस्टस का राज चल रहा था, जो कि एक बहुत ही बड़े प्रॉफिट है, जीसस क्राइस्ट धरती पे आए थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, वह क्रिश्चियन धर्म के फाउंडर माने जाते हैं। ही वॉज बॉर्न इन बेथलेम, उनका जन्म बेथलेम में हुआ। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल मैन एंड वुमेन आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उनके अनुसार जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, यह सब भगवान के बच्चे हैं। ही टॉट पीपल टू लव ईच अदर, वह लोगों को यह सिखाए कि उनको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। आफ्टर हिज डेथ द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट स्प्रेड हिज टीचिंग्स अमंग द पीपल। उनके मरने के बाद जो लोग जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, वह उनके जो उपदेश थे, जो आदेश थे, जो वो सिखाए, वह लोगों तक फैलाएं। At its peak, the Roman Empire stretched from Mesopotamia in the east to Gaul and Britain in the west. और जब वो बहुत ही ज्यादा विकसित हो रहे थे तो जो रोमन एम्पायर है वो मेसोपोटामिया से पूरब के तरफ, गॉल और ब्रिटेन पश्चिम के तरफ, वहां तक गए। पीपल थ्रू आउट द एम्पायर अडॉप्टेड रोमन वे ऑफ लिविंग।
अब पूरे राज्य में, साम्राज्य में जो लोग थे वो रोमन लोगों की तरह रहने लगे। टाउन्स विद बाथ्स, टेम्पल्स, पैलेसेस एंड थिएटर्स वर बिल्ट। जो कस्बे बने उसमें नहाने का फैसिलिटीज, मंदिर बनने लगे, वहाँ पे महल बनने लगे, थिएटर्स बनने लगे। In the countryside, the Romans built huge, comfortable farmhouses called villas. अब कंट्री साइड जो होता है वहां पर वो लोग क्या किए, वो लोग बड़े बड़े विलास बनाने लगे, फार्म हाउस जिसको हम लोग कहते हैं। रोमन रूलर्स यूज्ड टू प्रिसाइड ओवर विक्ट्री परेड्स, रिलीजियस सेरेमनीज एंड गेम्स इन द अरीनास एंड एम्पी थिएटर्स। अब जो रोमन रूलर्स थे, शासक थे, वो लोग क्या करते थे, विक्ट्री परेड्स निकालते थे जिसमें बहुत लोग हिस्सा लेते थे, वो लोग रिलीजियस सेरेमनीज करते थे, वो लोग गेम्स खिलाते थे एम्पी थिएटर में, अरीनाज में। एम्पी थिएटर क्या होता है, हॉल होते हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल होते हैं। ग्लैडिएटर्स फाइट, चैरियट रेसिंग एंड थिएटर वर सम ऑफ द कॉमन अम्यूजमेंट्स। तो ये सब चीज उस समय होता था। अब देखिए ये जो आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे होंगे, ये क्या है, रोमन कोलोजियम और एम्पी थिएटर। अगर ये फोटो पूरा क्लियर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप एक काम करिएगा, आप इंटरनेट में गूगल खोलिए, वहां पे टाइप करिए रोमन कोलोजियम और एम्पी थिएटर। स्पेलिंग में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए एम्पी थिएटर, आप ये टाइप कीजिए, आ जाएगा। ठीक है, फोटोज देखिए, बहुत ही बड़े बड़े ये बने होते थे, इसमें लोग इकट्ठा होते थे, खेल देखते थे। द रोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल प्रोविंसेस। अब जो रोमन एम्पायर है ये अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया। ईच रूल्ड बाई अ गवर्नर, हर एक में एक गवर्नर होता था जो इस पे राज करता था, जो इसको संभालता था, चलाता था। He had a number of officers under him who looked after different affairs of administration. अब जो गवर्नर होता था उसके नीचे बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे जो अलग अलग क्षेत्र को देखते थे। The man fighting forces of the Roman army were the legions. अब जो लोग रोमन आर्मी में लड़ाई लड़ते थे उनके लिए वो लीजियंस होते थे। Each legion had 5,000 soldiers headed by a commander. अब एक लीजन में 5,000 सैनिक होते थे जिनका एक कमांडर होता था। The Roman Empire was governed by the personal will of the emperor. अब देखिए जो रोमन एम्पायर है उस पे राज कौन करता था, वो राज करता था अब जो एम्परर है, राजा, वो अपने हिसाब से उसको चलाता था। बट हिज पावर डिपेंडेंट ऑन द आर्मी, लेकिन उसका जो शक्ति था वो उसके सेना के ऊपर निर्भर करता था। वीक एम्परर्स वर ऑफन ओवरथ्रोन बाय द आर्मी जनरल्स। अब जो शासक कमजोर होते थे उसको आर्मी के जनरल्स जो हेड होते थे वो निकाल देते थे। By 395 AD, the huge Roman Empire was divided into two halves for better governance. अब देखिए AD क्या होता है, Anno Domini, BC, before Christ। तो बोल रहा है 395 AD तक जो रोमन एम्पायर था, जो बहुत ही बड़ा विकसित रोमन एम्पायर था, वो दो भागों में बट गया ताकि अच्छे से उसको चलाया जा सके। द ईस्टर्न पार्ट विद द कैपिटल Byzantium survived even after the fall of the Western Roman Empire in the face of barbarian invasion in 496 AD। अब देखिए ईस्टर्न पार्ट जो था जिसका कैपिटल बाइजेंटियम था वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉल से ज्यादा सर्वाइव किया। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न रोमन एम्पायर में क्या हुआ, बारबेरियन इन्वेजन हुआ। बारबेरियन जो थे वो वहां पे घुसपैठ किए, हमला किए, जीते। कब, 476 एडी में। एम्परर कॉन्स्टेंस गेव बाइजेंटियम न्यू नेम, कॉन्स्टेंटिनोपल। अब देखिए जो एम्परर कॉन्स्टेंस थे वो बाइजेंटियम को एक नया नाम दिए, क्या दिए, कॉन्स्टेंटिनोपल, माफ कीजिएगा, कॉन्स्टेंटिनोपल। It became the home for Eastern Orthodox Christian faith and the capital city of Byzantine Emperor। अब ये किसका घर बना, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो मानते थे उन लोगों का, और जो कैपिटल सिटी बाइजेंटिन एम्परर्स। ठीक है, अब देखिए कुछ एक्टिविटी करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आंसर्स आएगा। अब चैप्टर तो मैं समझा देता हूं, आप अपने वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं, या तो मैं जो आपको आंसर देता हूं वो भी लिख सकते हैं। एक्टिविटी 1.2, You have read about the famous gladiators fight in this lesson। अब इस चैप्टर में आप ग्लैडिएटर फाइट के बारे में पढ़े। You must have also watched some of them on television or in the movies।
अब आप या तो टीवी में या मूवीज में ये ग्लैडिएटर फाइट देखे होंगे। डिड यू फील गुड वॉचिंग देम? क्या आपको अच्छा लगा हुआ देख के? डू यू थिंक इट इज अ ह्यूमन प्रैक्टिस टू वॉच पीपल सफर एंड फाइंड अम्यूजमेंट फ्रॉम इट? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये इंसानों द्वारा एक चीज है जिसमें लोग तड़पते हैं, लोग सफर करते हैं और उसमें उन लोगों को मजा आता है? वॉट वर योर थॉट्स ऑन बी ऑन द सेम? अब इस पर आपका क्या विचार है? राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 शब्दों में आंसर लिखिए। यस, इट इज वेरी राइटली टू सेड दैट पीपल विल ऑलवेज एंजॉय टू वॉच अदर पीपल सफर। हाँ, ये सही है, एकदम सही कहा गया है कि लोग हमेशा आनंद लेंगे जब वह देखेंगे कि दूसरे लोग कष्ट में हैं। किड्स ऑलवेज एंजॉय वॉचिंग द फाइटिंग सीन ऑफ इन देयर मूवीज एंड गेम्स। जो बच्चे होते हैं वो हमेशा आनंद लेते हैं जब वह मूवी देखते हैं या खेल में जब वह फाइटिंग सीन आता है। दे लव टू प्ले दिस काइंड ऑफ फाइटिंग वीडियो गेम्स एंड एंजॉय बीटिंग अदर्स। वो इस तरह का जो लड़ाई का गेम होता है वह खेलना चाहते हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं। इन द लास्ट वी मस्ट से दैट दिस इज द रॉन्ग मेंटालिटी विच इज क्रीपिंग इन आवर माइंड फ्रॉम एजेस। अब अंत में मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हम लोग का सोच है ये बहुत ही गलत है, हमारा सोच गलत है, जो कि काफी सालों से, काफी एजेस, बहुत ही पहले से हमारे दिमाग में चला आ रहा है और यह बहुत ही गलत होता है। अब देखिए 1.3.3 पर्शियन सिविलाइजेशन के बारे में। इन द आयरन एज पर्सिया, मॉडर्न ईरान, वॉज इनहैबिटेटेड बाई द आर्यन कम्युनिटीज। अब देखिए आयरन एज में पर्सिया जो अभी ईरान है, वहां पर जो आर्यन कम्युनिटी के लोग थे वहां पे इनहैबिटेड, वहां रहने लगे। वन ब्रांच ऑफ देम नोन एज द मेडीज सेटल्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब इनके एक ब्रांच है जिनको मेडीज कहा जाता है, वह इस कंट्री के वेस्टर्न पार्ट में रहने लगे। अनदर ब्रांच ऑक्यूपाइड द सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट एंड वर कॉल्ड द पर्शियंस। अब जो दूसरा ब्रांच था वो सदर्न और ईस्टर्न पार्ट में रहने लगे और इनको पर्शियन कहा जाने लगा। द मीड्स built up a powerful kingdom covering a vast area of Iran। अब जो मीड्स थे वो एक बहुत ही पावरफुल साम्राज्य बनाए, बहुत ही ताकतवर साम्राज्य बनाए जो कि ईरान के बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैल गया। At first the Persians also had to acknowledge the supremacy of the Medes। अब देखिए पहले जो पर्सियंस थे वो मीड्स का जो सुपरमेसी था उसको अक्नॉलेज करते थे, उसको देखते थे। ऑन द वन ऑफ द पर्शियन किंग्स साइरस यूनाइटेड द पर्शियंस इन 550 बीसी। अब एक पर्शियन के राजा जिसका नाम साइरस था वो पर्शियंस को इकट्ठा किया 550 बीसी में। He built a powerful army and successfully conquered Babylon, Assyria and Asia Minor। अब वो क्या किए, एक बहुत ही ताकतवर सैन्य बनाए, सेना बल बनाए और कामयाबी से बाबिलोन, एसीरिया और एशिया माइनर पे राज करने लगे। Darius I was the greatest emperor of Persia। पर्शिया का जो सबसे महान साम्राज्य राजा था वह Darius I था। He belonged to the Achaemenian dynasty। वो Achaemenian dynasty से संबंधित था। His empire stretched from river Indus to the eastern shore of Mediterranean Sea। अब उसका जो साम्राज्य था वह इंदस नदी से मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न पार्ट तक, पूर्वी दिशा तक था। He made Persepolis his capital in 1518 BC। वो पर्सेपोलिस को अपना कैपिटल बनाया 1518 BC। अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, BC हमेशा उल्टा जाता है, ये इस तरह से आएगा 100 से 95, 98। अब हम लोग जो जीते हैं वो सीधा जाता है, जैसे 2000 अभी हम 18 में हैं तो 19 आएगा, 20 आएगा। ड्यूरिंग हिज रेन पर्शियन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर फ्लरिश्ड। अब जब ये राज कर रहे होते हैं तब उस समय जो पर्शिया का कला था, जो उन लोगों का शिल्पकारी था, जो उन लोगों का आर्किटेक्चर था, ये सब बहुत ज्यादा फैला। ही ऑल्सो बिल्ट अ पावरफुल नेवी। वो बहुत ही ताकतवर नेवी बनाए। अब नेवी क्या होता है? नौसेना, ठीक है, जो लोग पानी में रहते हैं, जहाजों में पानी की लड़ाई लड़ते हैं, पानी पर लड़ते हैं। द पर्शियन एम्परर्स वर एबल एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखिए जो पर्शियन के राजा थे
वो लोग बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, बहुत अच्छे से राज्य चलाते थे। दे डिवाइडेड देयर एम्पायर इनटू प्रोविंसेस ईच गवर्न्ड बाय अ सैट्रैप और गवर्नर। अब वो लोग क्या किए, अपना जो एम्पायर था, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य था, तो उसको क्या किए वो लोग, प्रोविंसेस में बांट दिए। प्रोविंस क्या होता है, छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिए, ठीक है। और सबका एक सट्रैप या गवर्नर होता था जो उसको चलाता था। द पर्सियन वर गुड सोल्जर्स विथ स्ट्रॉन्ग कैवेलरी, नेवी एंड हैड आयरन वेपन्स। अब जो पर्सियन थे वो बहुत ही अच्छे सोल्जर्स थे, सैनिक थे। उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैवलरी था, नेवी था, और उन लोगों के पास लोहा से बना हुआ हथियार था। Though the Persians were defeated by Alexander the Great in 331 BC, their civilization did not come to an end. अब अलेक्जेंडर द ग्रेट 331 बीसी में उन पर्शियंस को हरा तो दिए, लेकिन उनकी जो सभ्यता थी वो खत्म नहीं हुई। Their culture and civilization continued to flourish under the Parthian and Sasanian emperors. अब उनका जो संस्कृति था, उनका जो सभ्यता था, वो पार्थिनियन और सेसेनियन एम्परर्स, राजाओं के दौरान फला फूला। बट अल्टीमेटली दे वर कॉन्कर्ड बाय द अरब्स इन 7th सेंचुरी एडी। लेकिन वह भी 7th सेंचुरी एडी में अरब्स द्वारा हासिल कर लिया गया, उन पर अरब्स राज करने लगे। लाइक द इंडो आर्यंस, द अर्ली पर्शियंस वर्शिप द फोर्स ऑफ नेचर। अब इंडो आर्यंस की तरह जो पहले के पर्शियंस थे वो भी प्रकृति की पूजा करते थे। दे बिलीव्ड इन द सन गॉड, स्काई गॉड एंड अदर गॉड्स। वो लोग सूर्य भगवान पर, वो लोग आसमान को भगवान मानते थे और दूसरे तरह से उनके भगवान थे। दे कंसिडर फायर टू बी अ सिंबल ऑफ होलीनेस। वह यह मानते थे कि आग जो है वो पवित्रता, वो बहुत पवित्र है। दे ऑल्सो परफॉर्म फायर राइट्स एंड प्रैक्टिस्ड एनिमल सैक्रिफाइस। वो लोग बहुत तरह से आगों का पूजा करते थे और वो लोग जानवरों की बलि देते थे। लेटर अ रिलीजियस प्रीचर Zoroaster found the religion called Zoroastrianism. फिर एक रिलीजियस प्रीचर आए, ठीक है, वो क्या किए, उनका नाम था जोरास्टर। वो एक रिलीजन बनाए जिसको जोरोएस्ट्रिज्म कहा गया, ठीक है। अब देखिए प्रीचर कौन होता है, जो कि धर्म के बारे में बताता है, ठीक है, प्रचारक होते हैं ये। He taught them about Ahura Mazda, the Lord of Heaven and Light, who gives men strength and energy. वह उनको अहूरा माजदा के बारे में बताए जो कि स्वर्ग और रोशनी के भगवान माने जाते हैं, जो इंसान को शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं, ऊर्जा देते हैं। According to Zoroaster, life was a constant struggle between good, light and evil, darkness. ज़ोरोआस्टर के अनुसार जिंदगी जो है वो हमेशा अच्छे और बुरे, रोशनी और अंधकार के बीच में लड़ाई है। द होली स्क्रिप्चर ऑफ द पर्शियन इज कॉल्ड जेंड अवेस्ता। अब देखिए पर्शियंस का जो होली स्क्रिप्चर बनाया गया उसको जेंड अवेस्ता कहा जाता है। अब चलिए हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन 1.2 देखते हैं। Name the 3 spheres where the impact of iron implements were felt the most. अब 3 जगह बताइए जहां पर जो आयरन का जो इस्तेमाल हुआ वो ज्यादा महसूस किया गया। The 3 spheres where the impact of iron implements were felt the most are agriculture, transport and warfare. खेती में, परिवहन में और युद्ध में जो लोहा का इस्तेमाल हुआ वो बहुत ज्यादा लोग समझ पाए, उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ। नेम 2 इंपॉर्टेंट सिटीज स्टेट्स इन ग्रीस। ग्रीस के 2 महत्वपूर्ण शहर के नाम बताइए। द 2 एसेंशियल सिटीज ऑफ ग्रीस आर एथेंस एंड स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा ग्रीस के 2 महत्वपूर्ण शहर हैं। नेम द रिवर ऑन विच द सिटी ऑफ रोम इज सिचुएटेड। रोम किस जो शहर है वह किस नदी पे बसा है। Tiber is the river on which the city of Rome is located or situated. Tiber वह शहर है, माफ कीजिएगा, वह नदी है जिस पर रोम शहर स्थापित है। अब देखिए कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। अब नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ये पूरा उतारिएगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आंसर कीजिएगा। कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज द कैपिटल ऑफ, ये किसका कैपिटल था?
Byzantine Empire. The Persian king who united the Persians was Cyrus. The Indo-Aryans and the early Persians worshipped the forces of nature. ठीक है, अब इस तरह से आप एग्जाम में कर सकते हैं। ये सब जो छोटा छोटा आंसर है अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं।